पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न करें कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। आपको गलत युग्म बताना है। चलो भाई देखिए, हिंदी की उपबोलियों से संबंधित प्रश्न है। हमने जितनी बार भी आपको प्रैक्टिस लाया उसमें जरूर इसके बारे में बताया है। तो आपको हमने बताया कि हिंदी की कुल कितनी उपबोलियां हैं, 5 उपबोलियां। ठीक है, हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है, उपभाषाएं हैं। तो आपको बताना है इसमें, देखिए करें कि अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो ये आपका बिल्कुल सुमेलित है। गलत वाला बताना है, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, बिल्कुल ये भी आपका सुमेलित है। करें कि भोजपुरी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है कि नहीं आती है, देखिए कन्फ्यूजन है, आपको ध्यान देना है। करें कि खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, बिल्कुल आती है। तो देखिए एक ही आपका नहीं सुमेलित है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, भोजपुरी जो है, भोजपुरी पूर्वी हिंदी की क्या है, ये भाग नहीं है। ठीक है, या जो है भोजपुरी किसके अंतर्गत आती है, बिहारी हिंदी का भाग है। ठीक है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है भोजपुरी, ना कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, तो हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ठीक है, तो इससे जरूर प्रश्न बनते हैं, आप इसे जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और इनके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 भाषाएं आती हैं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू। ठीक है, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, और बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 आती हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। और राजस्थानी के अंतर्गत 5 आती है, जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, माखड़ी और भीली। ठीक है, और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 3 आती हैं, कुल्लुई, गढ़वाली, कुमाऊनी। ठीक है, तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, और इनकी जो है किनसे, इन भाषाओं की जो 5 उपभाषाएं हैं किससे उत्पन्न हुई है, तो ये भी आपको जरूर वहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ से आपका राइट आंसर कौन सा होगा, भोजपुरी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इस प्रकार आप पढ़िएगा ताकि आपके प्रश्न वहाँ पर गलती ना हो। चलिए अगला देखते हैं भी। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम आपको बताना है हिंदी शब्दकोश के अनुसार। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संतान, सकल आएगा, फिर सक्षम आएगा और सचल आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो संतान आप जानते हैं, सकल माने क्या होता है भाई, ये कुल होता है। ठीक है, कुल। और सक्षम माने क्या होता है, कुशल। और सचल माने होता है चंचल या चलता हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, यानी कि मंदाकिनी की जलधारा यानी कि अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही थी, रेखांकित भाग का शुद्ध रूप आपको यहाँ बताना। देखिए ये रेखांकित शब्द है अजस्र, ये आपको गलत लिखा हुआ है, इसका इसमें आपको बताना है शुद्ध रूप वाला शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएगा, आपको पहले देखना है, तो हम बता रहे हैं। चलिए, तो आप अनुमान लगा लिए होंगे, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अजस्र क्या हो जाएगा, अजस्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अजस्र माने क्या होता है भाई, निरंतर चलने वाली या लगातार। ठीक है, लगातार। ठीक है, तो क्या है, मंदाकिनी की जलधारा क्या करती है, निरंतर रूप से प्रवाहित हो रही थी, सही अर्थ हो जाएगा। तो ठीक है, अजस्र, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए आपको तस्यम बताना है, कहने की मच्छिका किसका तस्यम शब्द है, ये आपको यहाँ बताना है। चलिए सही ऑप्शन आप, चलिए अब हम बताते हैं राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मक्खी। ठीक है, तो मक्खी जो है, मक्खी का तत्सम शब्द है। ठीक है, मच्छिका। ठीक है, तो मक्खी का तत्सम शब्द मच्छिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। मछली का आप जानते हैं मत्स्य से होगा। ठीक है, और मच्छर का तत्सम क्या होता है, मशक होता है। ठीक है, मशक। और मिट्टी, मिट्टी आपका कैसा है, ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, मृतिका। क्या हो जाएगा भाई, मृतिका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कह रहे कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, बताइए भाई एक शुद्ध वर्ग इसमें से कौन सा है। देखिए ये आपको हम, देखिए यहाँ पे आपको बता रखे हैं, तो आपको यहाँ पे बताना है, पहले आप सोचिए फिर हम बता रहे हैं। चलिए भाई, तो सही देखिए, कह रहे हैं कि इंद्र, सतीश, सहस्त्राक्ष या माघव। वाह, देखिए ये नहीं, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कि बी नंबर ही राइट हो जाएगा। घर, निकेतन, आयतन और निलय, ये जो है घर के पर्यायवाची हैं, तो ये आपका बी नंबर ही सही हो जाएगा। ठीक है, सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे घर का शुद्ध पर्यायवाची ये हो जाएगा, घर, निकेतन, आयतन और निलय। ठीक है, अगला देखते हैं।
करें कौन सा गलत युग्म है, आपको गलत युग्म यहाँ पहचानना है, गलत युग्म पहचानना है। देखिए करें कि मूक का वाचाल, ठीक है, मतलब मूक मतलब कम बोलने वाला, वाचाल मतलब अधिक बोलना, तो ये आपका बिल्कुल सुमेलित है। ऐश्वर्य अनैश्वर्य ये भी आपका सुमेलित है। ये देखिए अभिज्ञ अनभिज्ञ ये भी आपका सही सुमेलित है। देखिए यहाँ छली कह रहे हैं कि बहिरंग, तो ये आपका बिल्कुल सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहिरंग का विलोम क्या होता है, अंतरंग होता है। क्या भाई, अंतरंग होता है। ठीक है, अंतरंग होता है, इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा, सी नहीं सुमेलित है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कहने की कृष्ण विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, अच्युत ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसके निकार्थी हो जाएंगे कृष्ण विष्णु और अविनाशी के। अगला कहें कि इनमें से कौन सा शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है, नहीं वाला आपको बताना है, नहीं वाला यहाँ पे बताना है। देखिए तरंग तुरंग, तरंग माने आप जानते हैं लहर होता है, तुरंग माने घोड़ा होता है, ये आपका बिल्कुल सही है। पथ माने रास्ता होता है, पथ्य माने स्वास्थ्य प्रद आहार, ये भी आपका सुमेलित है। कहने की तरुणी तरुणी कहते युवती या नाव, ये आपको दिखना है। और कहने की प्रसाद प्रसाद प्रासाद तो अनुग्रह और ये क्या भवन है। ठीक, तो ये भी आपका सुमेलित है। देखिए यहाँ सी ही सही सुमेलित नहीं, ऑप्शन सी ही नहीं सुमेलित है। ठीक है, तरुणी माने होता है क्या, नाव या नौका। ठीक है, और तरुणी मतलब होता है आपका नव युवती होता है। ठीक है, नव युवती होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले युवती रख दी तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी ही जो है आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो तरुणी माने नाव या नौका, याद रखिएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला है, कह रहे हैं कि आधी रात का समय, आपको बताना है आधी रात का समय क्या कहा जाता कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, आधी रात का समय ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निशीथ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। कहने कि इनमें से इंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, आपको बताना है। इनमें से इंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई प्रत्यय क्या होते हैं, जो किसी मूल शब्द के बाद में लगकर उनमें अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, उन्हीं को हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा, लू। ठीक है, तो तंद्रा प्लस लू प्रत्यय। ठीक है, मूल शब्द हो गया तंद्रा और लू जो है आपका प्रत्यय हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा। देखिए आपको यहाँ पर छाया शब्द का बहुवचन बताना है, राइट आंसर हो जाएगा, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छाया, देखिए छाया जो है एक वचन और बहुवचन में समान रहता है, जैसे पानी, पानी को कभी अब ये एक वचन और बहुवचन दोनों प्रकार होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और जल भी, ठीक, जल ही पानी है। ठीक, देखिए छाया जो है कह रहे हैं कि इसका बहुवचन क्या होगा, तो ये आपका ए नंबर ही ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। करें कि आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है। करें कि आज्ञावाचक वाक्य है, देखिए यहाँ आज्ञा तो नहीं दिख रहा, निषेधवाचक वाक्य, हाँ ये देखिए सही है, नहीं आया है, नहीं जो है आपका इंग्लिश में आप पढ़ते होंगे निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ देखिए निगेटिव सेंटेंस को मतलब निषेधवाचक वाक्य है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, चलिए भाई ये तो आपको हमने प्रश्न कई बार कराया है, दही कई बार बताएं, आप बताइए। कह रहे हैं कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है, दही क्या है। अच्छा ये आप एक बार कमेंट में रख दीजिएगा कि हमारे जो है हिंदी में कितने सही हुए और जीएस में। ठीक है, हिंदी और जीएस में कितने आपके प्रश्न बने, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, आप इसको अपने से सोचिएगा, फिर देखिएगा लास्ट में कितने आपके हिंदी के प्रश्न सही, क्योंकि अब आपकी समझ लीजिए आप तो जितना तैयार है आपको तैयार हो चुका है, आपको रिवाइज करना है, जान लीजिए, तो अब आपकी तैयारी कितनी है इसी में आपको हमको बताइएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा कौन सा पोर्शन आपका कमजोर है, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिए सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, दही जो है देखिए अच्छी अच्छा हमने लगाया कि आपको पहचानना है, लेकिन कुछ में आपको अच्छी अच्छा लगा के नहीं पहचानना, जैसे दही हो गया। अब वहीं छाछ, अगर छाछ पूछे तो छाछ जो है स्त्रीलिंग है, लेकिन दही आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है,
जैसे आप कह रहे हैं दही खाया, दही खाई अगर आप लगाएंगे तो गलत हो जाएगा वाक्य, ठीक है, दही खाया। चलिए आगे देखते हैं अगला है, इनमें से भाववाचक संज्ञा है, आपको बताना है भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन सा शब्द है, कहीं क्रोधी, तीर, भरत या चिंता। राइट आंसर हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा भाई, देखिए आपका, देखिए चिंता, कौन सा चिंता दिखाई नहीं देती, जो दिखाई ना दे, तो ये आपका डी नंबर सही हो जाएगा, चिंता। ठीक, क्रोधी जो है विशेषण हो जाएगा, ठीक है, तीर जो है आपका संज्ञा, भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका डी ही जो है यहाँ भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, चिंता। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, अगला कहने की लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, इस वाक्य का कारक बताइए, इस वाक्य का कारक इसमें कौन सा होगा। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा भी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा, कर्म कारक। ठीक है, तो लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, मतलब कि डाकुओं पर जहाँ पर कर्म, मतलब कर्म पर प्रभाव पड़े, डाकुओं पर प्रभाव पड़ रहा है, डाकू कहाँ जा रहे हैं भाई, भाग जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, तो यहाँ पे को भी चिन्ह आ रहा है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, चिन्ह भी है, तो यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा, डी नंबर आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो कारक जानते ही हैं 8 प्रकार का होता है। चलिए आइए देखते हैं अगला है, देखिए एक बार हमने सब जितने भी प्रैक्टिस किया आपको वहाँ विस्तृत से सब कुछ बताया है, तो अब आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं यहाँ पे, अगर विस्तृत कराएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए भाई, जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं, क्योंकि देखिए हम हिंदी के अलग कराते थे, जीएस के अलग प्रैक्टिस सेट कराते थे, अब हमने हिंदी और जीएस के दोनों एक साथ करा रहे हैं। ठीक है, तो आपको घटना चक्र की हमने पूरा करा दिया और किरण की भी 6 प्रैक्टिस सेट करा दिए थे, तो अलग अलग तब करा रहे थे, लेकिन अब आपको हम एक साथ करा रहे हैं हिंदी और जीएस के। ठीक है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं, मतलब कि अभी क्रिया क्या हो रही है, जैसे जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप बताइए इसमें कौन सा क्रिया अपूर्ण वर्तमान है, सामान्य वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान है या संदिग्ध भूत है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, कैसा भी अभी काम चल रहा है ना, जिसमें काम चलता है वो अपूर्ण वर्तमान में आएगा ना, जैसे अभी आपसे कोई कहे, आप कह रहे हैं कि अभी हम खाना खा रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं, तो कैसा है, ये अपूर्ण वर्तमान है, मतलब अभी वर्तमान में आप काम कर रहे हैं, पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अभी, अगला कह रहे हैं कि रोगी चल नहीं सकता का भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा। देखिए आप वाच्य जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब कहने कि रोगी चल नहीं सकता का भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा, ये आपको यहाँ बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रोगी से चला नहीं जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, अगला है कह रहे कि अफसोस मैं नहीं जा सका, रेखांकित शब्द के अव्यय का प्रकार बताइए। ये आपका अफसोस रेखांकित शब्द है, आप इसको बताना है कि कौन सा अव्यय है। तो अव्यय आपको हमने बता रखा है कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता है, अव्यय कहलाता है। ठीक है, जैसे आज, कब, इधर, किंतु, परंतु। ठीक है, और यह जो है 4 प्रकार का होता है, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विश्वनादि बोधक अव्यय। तो आपको यहाँ बताना है इसमें कौन सा अव्यय का प्रकार है। देखिए यहाँ पे कैसा, मतलब शोक दिख रहा है, तो आप ऐसे पकड़ेंगे, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, शोक सूचक अव्यय है। ठीक है, अगला है कहने कि निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। तो आपको हमने बताया है क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। ठीक है, तो अब बताना है आपको इसमें से कौन सा क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हवा धीरे धीरे बह रही है। तो कैसा ये रीतिवाचक है, अगर पूछे इसमें ये क्रिया विशेषण का कौन सा भाग है, तो ये आपको बताना है कि भैया रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो वह हवा जो है कैसे चल रही है, धीरे धीरे बह रही है। ठीक है, सॉरी बह रही है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है अक्षौहिणी का संधि विच्छेद आपको बताना है, इसका सही संधि विच्छेद वाला ऑप्शन हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अक्ष प्लस ओहिणी, ओहिनी। ठीक है, तो यहाँ आपका सही कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जो है वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि है, देखिए छोटा अ प्लस बड़ा ओ मिलकर
अ हो जा रहा है, ठीक है, अ हो जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला कह रहे कि अनायास में समास है, तो आपको बताना है अनायास में समास क्या हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा भी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा न्या जो है आपका यहाँ अनायास में समास हो जाएगा, ठीक है। देखिए जिस समास में पहला पद निषेधात्मक हो उसे न्या तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। आपको वहाँ यहाँ पर लोकोक्ति इसमें चुनना है, कौन सा हो जाएगा। करें अंक भरना, आस्तीन का सांप, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, या तूती बोलना। तो देखिए अंक भरना ये आपका मुहावरा है, आस्तीन का सांप ये भी मुहावरा है, तूती बोलना ये भी मुहावरा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है ये है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली जो है ये लोकोक्ति है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए मुहावरा जो है शब्द ऐसे समूह को कहते हैं जो प्रचलित अर्थ को छोड़कर दूसरे अर्थ को व्यक्त करता है, ठीक है। वहीं लोकोक्ति जो है अपने अपने में क्या होता है, पूर्ण होती है तथा यह जो है स्वतंत्र होती है, ठीक है, लोकोक्ति। तो सी नंबर आपका यहाँ राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहने की निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है। देखिए चिन्ह आपको बता रखे, बताइए भी सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए पूर्ण विराम देखो बिल्कुल सही है, अल्प विराम बिल्कुल सही है। कहने की योजक चिन्ह ऐसे होता है, देखिए योजक चिन्ह हम तो ऐसे आपको बताए हैं ना। देखिए योजक चिन्ह क्या होते हैं, दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्द, जैसे माता पिता के बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि लाघव चिन्ह दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, सी नंबर ही आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और उद्धरण चिन्ह आपका बिल्कुल सही है, तो आपका यहाँ पे सी नंबर जो है सही ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला कहने की निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। तो ये आपको हमने बता रखा है कैसे आपको पकड़ना है कि ये मिश्र वाक्य है या नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए रचना के आधार पर हमने आपको बताया है वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो यहाँ आपको मिश्र वाक्य पूछा गया है, मिश्र वाक्य बताना है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी नंबर राइट हो जाएगा। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज्य प्रबंध है, ठीक है। तो यह जो है आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए सरल वाक्य क्या होते हैं, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं, जैसे महेश पढ़ता है, राम सोता है, ठीक है। संयुक्त वाक्य है जिन वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों जैसे और, तथा, एवं, पर, परंतु से जुड़े हों उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है। और मिश्रित वाक्य है जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य उन्हें हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहने की तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बल गई जित देखूं चित तू। इन पंक्तियों में कौन सा रस निहित है। तो देखिए यहाँ किसी प्रकार का आपको वियोग श्रृंगार रस नहीं नजर आ रहा है, वीर रस कोई उत्साह नहीं आपको दिख रहा है, शांत कहने की वत्सल रस। अब देखिए यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर शांत रस है, ठीक है। शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है, निर्वेद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सी ही सही हो जाएगा, शांत रस इसमें है। अगला कह रहे हैं कि निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है, राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, मुक्तक छंद का, ठीक है। तो निराला की कविता जूही की कली उदाहरण किसका है, मुक्तक छंद का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए मुख्य छंद जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। देखिए मुक्तक छंद उन्हें कहते हैं जिन छंदों में वर्णों और मात्राओं का बंधन नहीं होता है, उसे हम मुक्तक छंद कहते हैं, ठीक है। अगला है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। कल ये आपको पढ़ाया था, एग्जाम्पल में बता रहे थे जब आपको वहाँ रूपक अलंकार आया था, रूपक क्या यमक अलंकार कल पढ़े थे एक एग्जाम्पल ना। तो यहाँ आपको 3 बेर वाला आया था एग्जाम्पल ना, तो आज आया है देखिए तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। देखिए ता 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 तो कई बार आए हैं,
ता की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार भली भांति परिचित है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। आइए देखते हैं अगला है, कहने की अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, निम्न में किस पुस्तक की पंक्तियां हैं? तो ये आपको बताना है। देखिए काफी कठिन हो सकता है प्रश्न। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यशोधरा। ठीक है, तो ये जो है किस पुस्तक की पंक्तियां हैं? ये यशोधरा की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। तो यशोधरा पुस्तक किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, तो ये यहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला करें कि मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है, मतलब ऐसी रचना इसमें बताना है कि मैथिली शरण गुप्त जो है ये उसके लेखक नहीं है। देखिए करें कि साकेत, कामायनी, जयद्रथ वध या यशोधरा। तो राइट आंसर हो जाएगा देखिए कामायनी। देखिए कामायनी आप जानते हैं किसने लिखा है? ये जयशंकर जी लिखे हैं ना, जयशंकर प्रसाद लिखे हैं, जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं। तो यहाँ पे बी नंबर जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। साकेत मैथिली शरण की है, जयद्रथ वध, यशोधरा ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला देखते हैं, करें कि एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? ये आपको बताना है। तो ये किस विधा की रचना है? राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यह जो है यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला करें कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। मतलब प्रेमचंद लिख रहे थे, उसको अधूरा ही छोड़ दिए थे, तो उस उपन्यास का आपको नाम बताना है। देखिए ये कई बार परीक्षा में आया हुआ है प्रश्न। राइट आंसर हो जाएगा करें कि गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन, ये सब इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, उपन्यास हैं, लेकिन आपको ऐसा उपन्यास इसमें बताना है जो अधूरा है। राइट आंसर हो जाएगा देखिए ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंगलसूत्र जो है ये प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर एक चीज उनकी रचना पूछी जाती है, अंग्रेजों ने इनकी एक रचना को जब्त कर लिया था, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ ये लिख रहे थे, तो अंग्रेज गुस्सा में आए, इनकी रचना को क्या कर लिए? जब्त कर लिए। तो वो पूछता है वो कौन सी रचना है, कौन सी रचना है जो अंग्रेज सरकार जो है इसको जब्त कर लिया था? तो ये सोजे वतन था। क्या भाई? सोजे, तो ये ध्यान रखना है, सोजे वतन। ठीक है, इसको जो है अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। चलिए आगे देखते हैं अगला है, कह रहे कि इनमें से हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? देखिए कहें प्रेमचंद, निराला को, प्रसाद को या सुमित्रा नंदन पंत को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत को। ये जो है चिदम्बरा के लिए, मैंने इसको आपको कई बार बताया था, चिदम्बरा के लिए जो है इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। और आपको बताया था यामा के लिए जो है महादेवी वर्मा को दिया गया था। ठीक है, तो देखिए पुरस्कार रखा है, तो पुरस्कार आप जरूर पढ़ लीजिएगा जितने भी। करें कि वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है? ये आपको यहाँ बताना है, आपको सही संधि वाला शब्द होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, वाण्योचित्य सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें बड़ी ई प्लस ओ ये मिलकर क्या हो जा रहा है? यो। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। इसमें जो है कौन सी संधि भाई? इसमें यण स्वर संधि है। ठीक है, संधि आप जानते हैं 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, कहें कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो ये हम आपको प्रश्न करा रखे हैं, तो आप बताइए, इसका आसानी से आप कर लेंगे कौन सा अलंकार भी। देखिए बेर बेर, जब हमने आपको बताया था जब एक ही शब्द कई बार आए लेकिन उनका जो है अर्थ क्या हो भाई? अलग अलग हो। ठीक है, अलग अलग हो, तो आपको बताया था उसमें कौन सा अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होता है भाई? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यमक अलंकार होता है। ठीक है, यमक अलंकार होता है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार आप जानते हैं, इसमें जो है क्या होता है? इसमें वर्णों की आवृत्ति क्या होती है? बार बार रिपीट होती है। ठीक है, और श्लेष अलंकार आप जानते हैं, श्लेष मतलब चिपका हुआ, मतलब एक ही शब्द आए और उसके कई अर्थ है निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, तो अनुप्रास का जानते हैं, तरन्य, तनुजा, तरतमाल ना, और श्लेष का कनक वाला आप जानते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे देखिए एक बेर का अर्थ क्या था भाई, एक बेर का एक बेर फल, ठीक होता है, और एक बेर का मतलब गिनती, ठीक है। इसी प्रकार आपका इस कारण से बेर बेर दो बार आया है, लेकिन इनका अर्थ जो है अलग अलग है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला है। कह रहे हैं कि योगदान में कौन सा समास है, ये बताइए भाई। समास आपको हमने बता रखा है। देखिए योगदान, योगदान का समास विग्रह करेंगे तो योग में दान, योग में दान, ठीक है। तो में आया, देखिए तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास, ठीक है। योग में दान मतलब अधिकरण तत्पुरुष का समास, ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए आपको कर्मधारय समास हमने बता रखा है, कर्मधारय क्या समास होता है। तो इसमें जो है पहला पद क्या होता है, इसमें विशेषण, और अंतिम पद संज्ञा या विशेष होता है। तो अंतिम पद भी विशेषण हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको कर्मधारय होता है। बहुव्रीहि आपको हमने बताया कि इसमें जो है कोई पद प्रधान नहीं होता है या किसी अन्य की ओर संकेत करता है, ठीक है। और अव्ययी भाव समास में आप अव्यय से पकड़ लेंगे, ठीक है। यथासंभव, यथाशक्ति, आजन्म, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते, बहुत अच्छा मुहावरा है। कह रहे कि पत्थर को जोंक नहीं लगती, मुहावरे का सही अर्थ है, आपको बताना है। देखिए बहुत अच्छा मुहावरा है। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन कह रहे कि सबल का शोषण नहीं होता है, कह रहे कि मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती है, ऐसा नहीं। कह रहे दो धूर्तों में प्रायः टकराव नहीं होता है, अरे मूर्खों में तो होता है टकराव। कह रहे कि हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और देखिए आप लोगों को ऑप्शन भी बहुत ही सटीक रखे गए हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता, इसका अर्थ हो जाएगा पत्थर को जोंक नहीं लगती, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं, कहने की त्रुटि छांटिए, आपको इसमें त्रुटि बताना। देखिए ये पूरा ही वाक्य है, ए बी सी ऐसे जोड़ा गया है, और कह रहे हैं कि अगर नहीं डी, अगर कोई त्रुटि नहीं है तो डी चुनिए। देखिए ऑप्शन कह रहे किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है। देखिए एकदम सही है। तो इसमें कोई किसी प्रकार की आपकी इसमें त्रुटि नहीं दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला है। चलिए अगला करें कि निस दिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है। तो यहाँ पे आपको बताना है इसमें कौन सा रस हो जाएगा। देखिए कह रहे निस दिन बरसत नयन, नयन हमारे, तो यहाँ पे भाव किसका कर रहा है, यहाँ पे श्रृंगार रस का भाव निकल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। और इसका श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है भाई, रति होता है, ठीक है, रति होता है, ये आपको हमने बता रखा है, ठीक। इसे रसराज भी कहा जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं। कहने की चौकी, चौकी का तत्सम शब्द आपको यहाँ बताना है। चलिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो चौकी का तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, चतुष्पादिका हो जाएगा, ठीक है। चतुष्पादिका जो है सही तत्सम हो जाएगा चौकी का, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं भाई, वे शब्द जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। चल आगे देखते हैं अगला है। कहने की खिड़की किस प्रकार का शब्द है, ये आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तो खिड़की जो है किस प्रकार शब्द है, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देशज शब्द हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए देशज शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे लोटा, पगड़ी, कटोरा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है। कहने की अध का विलोम है, आपको बताना है अध का विलोम शब्द बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अध माने ऊपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊपरी, ठीक है। देखिए सॉरी अध माने होता है नीचे, क्या होता है नीचे, ठीक है, नीचे, ठीक है, नीचे। और ऊपरी माने आप जानते हैं ऊपर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका अध का विलोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊपरी, ठीक है। तो पूर्ण का विलोम क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, ठीक है। और समाप्त का क्या हो जाएगा, आरंभ, ठीक है, विलोम। अगला देखते हैं। कहने की धूसर का पर्यायवाची होगा, आपको यहाँ धूसर का पर्यायवाची शब्द बताना है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहे खनक, देखिए खनक तो चोर का होता है ना, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सदन या बेसर या गज वदन होगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा धूसर का पर्यायवाची बेसर, ठीक है, बेसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे
सी नंबर सही हो जाएगा। दूसरा माने आप जानते हैं किसे कहते हैं, गधा, ठीक है, जिसे खर भी कहते हैं, ठीक है, खर, खर, गधा, गर्दभ भी कहते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं आपको, चक्री वान भी कहते हैं, चक्री वान भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको कुछ ध्यान रखना है दूसरे के पर्यायवाची। आइए देखते हैं अगला है। चलिए भाई, ये अभी हाल में इसको हम आपको कराए थे प्रश्न, बताइए। कह रहे हैं कि अंश और अंश शब्द का युग्म का सही अर्थ बताइए। देखिए यहाँ से सा में अंतर है, बस पढ़ा वही जाएगा। तो अंश, अंश का सही अर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ये अंश माने क्या होता है, कभी ये हिस्सा होता है, ठीक है, हिस्सा, और ये अंश माने क्या होता है, कंधा होता है, ठीक है, कंधा होता है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है, ये हिस्सा और कंधा, ठीक है, बी नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला है। कहें कि मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है, बताइए। देखिए खा चुका था, तो बताइए, बहुत ही आसान प्रश्न है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूर्ण भूत। मतलब देखिए मैं खाना खा चुका था, मतलब खाना पीना खा के बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो देखिए पूरी तरह से काम इन्होंने यहाँ पर समाप्त हो चुका है, तो यहाँ पे पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, आए सब, तो ये पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो भूतकाल के कुल कितने भेद है भाई, 6 भेद है, ठीक है, और वर्तमान काल के 5 और भविष्य काल के 3। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रयोग, विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। देखिए चिन्हों के प्रकार आपको मैं बताया था, बताइए इसमें कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा नहीं है भाई, ये देखिए, देखिए निर्देशक चिन्ह ये है, लाघव चिन्ह ये है, ठीक है, और विवरण चिन्ह है, ठीक है। तो देखिए उपदेशक कोई चिन्ह नहीं होता ना, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला है। करें कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, आपको सही वाला स्वतंत्र, देखिए स्वतंत्र, स्वतंत्र की सही वर्तनी वाला शब्द आपको यहाँ बताना है। चलिए भी सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, स्वतंत्र, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, करें कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। देखिए यहाँ व्युत्पत्ति लगा दिया है, तो सावधान हो जाइएगा, ठीक है, सावधान हो जाइएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 हो जाएगी, ठीक है। अगर व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा तो आपको 3 ही बताना है, ठीक है। देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर कौन कौन सी हैं, देखिए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ठीक है। कौन कौन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये जो है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है, ठीक है। वहीं आपको पढ़े होंगे कि संज्ञा कितनी प्रकार की होती है, 5 प्रकार की, तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये जो है जो समूहवाचक होती है और जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इस प्रश्न का जवाब सही हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, 3। चलिए आइए देखते हैं अगला है। कहते कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारण कारक बहुवचन रूप होगा। चलिए भी बताइए, सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे सही ऑप्शन कह रहे हैं, ऑप्शन कहें किन्हीं को, किन्हीं की, किन्हीं से या किन्हीं का, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा, किन्हीं से, ठीक। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारण कारक बहुवचन रूप होगा किन्हीं से, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर जो है सही हो जाएगा। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं आप जानते हैं, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक। जैसे कुछ, कौन, किसी, कहाँ, वहाँ, जहाँ, ठीक है। आइए देखते हैं अगला, कह रहे कि खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब लास्ट में टी बड़ी की मात्रा रहती है तो वो जो है क्या बन जाता है, उसमें जिसमें लगा रहता है उसमें छोटी की मात्रा बन जाती है और यहाँ पे चंद का बिंदी जुड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खूंटियाँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे खूंटी का खूंटियाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला है। कहने की ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए, मतलब आपको स्त्रीलिंग वाला शब्द बताना है। चलिए सही ऑप्शन हो जाएगा, ठठेरा का स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठठेरिन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ए नंबर। चलिए अभी अगला देखते हैं।
कहने कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो नहीं वाला आपको बताना है। देखिए, जैनेन्द्र कुमार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है, भगवती चरण वर्मा भी हैं, अमृतलाल नागर भी हैं, लेकिन मन्नू भंडारी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ राइट हो जाएगा। चलिए अभी देखते हैं अगला है। अगला कहने की भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं, ये आपको यहाँ बताना है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो भाव विलास और रस विलास के लेखक कौन है? सही ऑप्शन डी हो जाएगा, देव जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, इनकी और कुछ रचनाएं हैं, जैसे प्रेम दीपिका, काव्य रसायन, भवानी विलास, कुशल विलास आदि जो है इनकी कुछ रचनाएं हैं देव की। अगला है, कह रहे कि निम्न में कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? नहीं वाला आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन ये भारतेंदु युगीन कवि हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह ये भी हैं, पंडित अबिका दत्त व्यास भी हैं, लेकिन श्रीधर पाठक ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नहीं वाली आपको बताना है। देखिए, कुछ जो है भारतेंदु युग के कवि हैं, जिसमें जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह हैं, अंबिका दत्त है, बद्री नारायण चौधरी हैं, प्रेम घन आदि जो हैं भारतेंदु युगीन कवि हैं। अगला कहने की निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? देखिए, आप जानते हैं क्रिया अकर्मक और सकर्मक क्रिया होती है, तो आपको यहाँ पहचानना है कि इसमें कौन सी अकर्मक क्रिया है। चलिए भी बताइए, आपको हमने बता रखा है। चलिए देखिए, कहने मैं सोता हूँ, मैं पाता हूँ, उसने पीटा, उसने खाई। देखिए, ऐसा लग रहा है कि देखिए कर्म कहाँ जिसमें अकर्मक उसे जहाँ पर कर्म की प्रधानता नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए ये बी नंबर करें, मैं पाता हूँ। भाई पाता मतलब कुछ तो पाएगा जो सकर्मक रहेगा, तो ये तो नहीं होगा। उसने पीटा मतलब किसी को तो पीटा होगा, मतलब वहाँ पे कर्म होगा ना, कर्म होगा ना, तो बिल्कुल नहीं होगा। उसने खाई, अरे भाई खाई तो कुछ तो खाई होगी, तो ये भी क्या हो गया, इसमें भी आपका अकर्मक हो जाएगा, वो सकर्मक हो जाएगा। तो देखिए अकर्मक एक ही, मैं सोता हूँ, भाई अपने लिए स्वयं कह रहा है, कर्ता स्वयं कर रहा है, जहाँ कर्ता प्रधान हो उसी को अकर्मक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको पहचानना है। ठीक है, ठीक है, तो आपका यहाँ सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। मैं सोता हूँ अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया क्या है? क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया द्वारा होने वाले व्यापार का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, चल आइए देखते हैं अगला है। कह रहे एक छंद में कितने चरण होते हैं, ये बताइए। ऐसा प्रश्न है, कुछ ही प्रश्न आपको हमने बताया होगा, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न आपको दिख रहा है कि हमने आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए भी बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 चरण होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में आपके देखिए 6 भी चरण होते हैं। ठीक है, 6 भी चरण, लेकिन 6 चरण इसमें कोई ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आप 4 चरण वाला ऑप्शन सही लगाएंगे। देखिए जैसे आपका दोहा, चौपाई, सोनाटा, ये सब में आपके 6 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, लेकिन जहाँ पर छप्पे होता है, छप्पे और कुंडलियाँ इसमें क्या होते हैं, 6 चरण होते हैं ना। तो देखिए, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 6 कहीं कोई ऑप्शन में नहीं है, तो हम आपको 4 ही चुन लेंगे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला। करके निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। चलिए देखिए, कृपण का आपको इसको तोड़ कर लिखना है। देखिए का हलंत, जब का आप हलंत निकालिए का मतलब री आपने इसमें से निकाल लिया, री आ गया। और पा देखिए, पा ऐसे लिखा कि पूरा पा है, आपने जब ऐसे ही हलंत लगा दिया तो इसमें क्या छोटा आ निकाल लिया। ठीक है भाई, छोटा आ निकाल लिया तो ये छोटा आ गया। अड़ा में देखिए हलंत लग गया, मतलब आपने छोटा आ निकाल लिया, तो राइट आंसर डी ही सही हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे आपको आएगा शब्द, उसी को तोड़ देना है। ठीक है, बस आप समझ लेना। ये पा लिखा है मान लीजिए पूरा, तो ये पूरा पा है, तो इसमें से आपको हलंत निकालिए, मतलब छोटा आ निकालिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ पा। ठीक है, तो डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। कहने की प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? देखिए कई बार ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। देखिए काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस बुक है, तो आप अंकित सर की जो जितनी भी बुक होती है उनकी अच्छी बुक उन्होंने लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। बताइए भी सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के लेखक कौन है? रैदास जी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण है। समुदायवाचक विशेषण है, कह रहे हैं कि प्रत्येक, देखिए प्रत्येक, ये प्रत्येक बोधक विशेषण है। दूना जो है आपका कैसा है, ये आवृत्तिवाचक विशेषण है। तीन क्या है, गणनावाचक विशेषण है। लेकिन देखिए चारों कह रहे ना कि मतलब वे चार हो जा रहे हैं, मतलब समुदाय समूह के रूप में जा रहे हैं, तो आपको चारों वे पांच हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन डी जो है, चारों जो है समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, विशेषण जानते हैं आप चार प्रकार के होते हैं, आपको बहुत बार बताएं भी। चलिए आइए देखते हैं। कहने कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें आपको असत्य कथन की क्या करना है, पहचान करना है। चलिए सही ऑप्शन हो जाएगा। कहने कि व्यंजन वर्णों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन को सघोष कहते हैं। भाई जितनी बार भी आया है सघोष, अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण, मैंने आपको सब बतलाया। तो आप देखिए इसमें व्यंजन जो है वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें क्या कहलाते हैं, सघोष कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। व्यंजन वर्णों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष कहलाते हैं, बिल्कुल कहलाते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ रहे हैं ना, वर्गों के तीसरे चौथे, मतलब तीसरे चौथे आप समझते हैं का, खा, ग, घ, अंग ऐसे लिखते हैं ना। तो ये कह रहे हैं कि तीसरे, चौथे, पांचवे, तो ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। ठीक, और पहले दूसरे व्यंजन अघोष कहलाते हैं। तो भैया का पहला, खा दूसरा। ठीक है, यही इसका कहने का मतलब होगा। अब कहने समस्त स्वर सघोष ध्वनियां देते हैं, ये भी सही है। तो देखिए असत्य वाला बताना है, मतलब गलत वाला। देखिए ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ हो जाएगा, सभी विसर्ग सघोष है। ठीक है, ये आपको गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ गलत। ठीक है, तो ये आपका आसान प्रश्न था, परिभाषा से पूछा था। भाई परिभाषा आपको याद है, बिल्कुल कर लेंगे ना। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि क्या है। देखिए ये पुरस्कार है, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कितना पुरस्कार दिया जाता है। तो हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान जो है, इसकी राशि कितनी है, डी हो जाएगा 5 लाख रुपए। क्या भी 5 लाख रुपए। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1986-87 में हुआ था, 1986-87 में। ठीक है, तो अगर पहला आपसे पूछा जाए कि हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान पुरस्कार किसे पहली बार दिया गया था, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा को। ठीक है, किसको, डॉक्टर रामविलास शर्मा को। चलिए आगे देखते हैं अगला है। चलिए भी कितना आसान प्रश्न है। परिवर्तन और परिवार में उपसर्ग बताना है। उपसर्ग आपको हमने बहुत अच्छे बताया है, किसी मूल शब्द के पहले लगता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। कितनी बार इसको कराएंगे, कई बार कराएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए वर्तन, परिवार, वार जो है मूल शब्द हो गया, परि जो है क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो परि जो है परिवर्तन, परिवार में उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग जो है मूल शब्द के पहले लगता है, ये आप परिभाषा बिल्कुल जानते हैं। निम्नलिखित में शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। तो आपको बताना है यौगिक शब्द की पहचान बताना है। चलिए, तो आपको हमने बता रखा है कि रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, योग ऋण शब्द, यौगिक शब्द और ऋण शब्द ना। तो बताइए भी कौन सा इसमें यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द हमने बताया था कि सार्थक अर्थ है मेल से बना शब्द, अर्थात यौगिक शब्द के कभी एक खंड और कभी दोनों खंड क्या होते हैं, सार्थक होते हैं, उन्हीं के यौगिक खंड हो, उन्हीं के यौगिक शब्द कहते हैं। तो बताइए, तो देखिए आपको हमने पंकज बहुत बार कहा था, तो पंकज आपका कौन सा है, योग ऋण शब्द है। ठीक है, पुस्तक साधारण शब्द, मुरलीधर या परम औषधि, तो यहाँ पे आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। परम औषधि जो है आपका कैसा शब्द है, ये यौगिक शब्द है। ठीक है, और ये पंकज शब्द कैसा है, ये योग ऋण शब्द है। ठीक है, तो हमने बताया था रचना के या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। ठीक है, योग ऋण शब्द, ऋण शब्द, यौगिक शब्द। ठीक है, तो ऋण शब्द वे शब्द जिनके खंड निरर्थक होते हैं। ठीक है, जैसे घर को आप तोड़िए, घर को खंड कर सकते हैं, कोई अर्थ इनका नहीं निकलेगा। अरे भाई घा करोगे प्लस रा करोगे, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। रात, दिन, ये आपके कैसे शब्द होते हैं, ऋण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ऋण शब्द कहलाते हैं। और योग ऋण शब्द 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले वे शब्द जो अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें हम योग ऋण शब्द कहते हैं। ठीक है, देखिए पंकज जैसे पंक मतलब कीचड़, जा मतलब से जन्म लेने वाला अर्थात कमल का फूल। ठीक है, तो ये आपका योग ऋण शब्द हो गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला शब्द है, बताइए हिंदी की आदि जननी है। अभी हाल में ही आपको हमने ये प्रश्न कराया था। बताइए हिंदी की आदि जननी कौन कहलाती है, कौन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संस्कृत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है,
तो हिंदी भाषा का विकास कैसे क्रम है इसका जानते हैं आप। पहले संस्कृत, फिर क्या है पाली, फिर आपकी कौन सी प्राकृत, फिर अपभ्रंश आई, फिर अवहट्ट आई, फिर हिंदी बोली, हिंदी आई, ठीक है, हिंदी लास्ट में आई। तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है कौन कौन सी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला। करें कि ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य आप जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा, मतलब अपनी इच्छा से जिससे आप किसी को आशीर्वाद दें। तो वहाँ पे देखिए ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, तो यहाँ पे इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। अगला कहने की बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्निमेष जो है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द हो जाएगा निर्निमेष।